Hello students, welcome to our YouTube channel Lesson Point. I am your teacher and today we will study chapter 2 of class 6 history textbook, that is on the trail of the early people. Students, अगर आपने हमारे चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन को दबा के वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा. बट बिफोर दैट मेक इट अ पॉइंट टू सब्सक्राइब लेसन पॉइंट. तो चलिए अब शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल. इस चैप्टर का मतलब अगर हम समझे, इस चैप्टर के नाम का मतलब अगर हम समझे तो वो होगा कि हाँ, हम इस चैप्टर में अर्ली पीपल जो थे, जो कि इस सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, हम उनके बारे में जानेंगे. अगर आप अभी स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो आपको एक इमेज दिखेगी जिसमें आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे. इन लोगों को हम अर्ली पीपल कह सकते हैं. ये हंटर गैदरर्स थे. ये मैंने जो इमेज ली है ये आपको समझाने के लिए ली है कि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाए कि हाउ दीज गाइज यूज टू लुक. जो अर्ली पीपल जिनकी हम बात करने वाले हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आज हम इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे कि मतलब ये रहते कैसे थे, कैसे टूल यूज़ करते थे, कब फायर इवॉल्व हुई थी उसके बारे में, ये सब चीज़ें जानेंगे. उनके बारे में अभी आगे बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हम कौन से टॉपिक्स करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई पीपल वर कॉन्स्टेंटली ऑन मूव. इस पॉइंट में हम ये जानेंगे कि जो अर्ली पीपल थे वो अपनी लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों चेंज करते रहते थे, आखिर क्या कारण रहे थे उस समय. हम ये सब इस पॉइंट में जानेंगे. आवर सेकंड पॉइंट इज हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल. सो इन दिस पॉइंट वी विल नो अबाउट द स्टोन्स दैट दोज अर्ली पीपल यूज टू मेक टूल्स. उन स्टोन्स के साथ इन्होंने टूल्स बनाए थे. उन टूल्स से हम उन अर्ली पीपल के बारे में काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं. तो इसमें बेसिकली हम कुछ स्टोन टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं. और थर्ड पॉइंट इज चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आज के टाइम में भी अगर आपको कहीं रहना होता है तो आपको हज़ारों चीज़ें देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे पानी आता है कि नहीं आता, वहाँ पे आपकी जो सोसाइटी है उसमें गेटेड सोसाइटी है कि नहीं, मतलब कि दरवाजे हैं, मतलब वहाँ पे चौकीदार बैठता है कि नहीं बैठता, आपके वहाँ पे एम्यूनिटीज़ क्या क्या आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, सुविधाएँ, ये सब आपको देखना पड़ता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पर भी लोगों ने ये सब चीज़ें देखी होंगी. उस टाइम पर जो लोगों ने चीज़ें देखी वो कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर पानी है कि नहीं. तो आप देखोगे जितनी भी मेजर साइट्स हैं वो सभी किसी ना किसी वाटर सोर्स के पास लोकेटेड है. दूसरी चीज़ जो उन्होंने देखी कि वहाँ पे एनिमल्स की अच्छी अमाउंट है कि नहीं, क्योंकि जो उस टाइम पे जो प्राइमरीली जो फूड जो हंटर गैदरर्स या अर्ली मैन आप बोलो वो खाते थे, वो ज़्यादातर एनिमल्स ही थे. उनको शिकार करते थे, उनको खाते थे, या फिर वो गैदरर्स थे तो वो कहीं से फ्रूट या सीड्स या आप कह सकते हो रूट्स, मतलब जड़ और लीव्स, इनको इकट्ठे करके खाते थे. तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्यों एक उस टाइम पे जो रहने की जगह थी उसको चूज करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा. Our next point is making of stone tools. So in this point we will learn how do these guys used to make stone tools. क्या टेक्निक थी उस टाइम पे. इस पॉइंट में हम दो टेक्निक्स की बात करेंगे स्टोन टूल बनाने के लिए जो उस टाइम पे काम आती थी, और उन टेक्निक्स के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा. नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. फायर को बोला जाता है कि अभी तक ह्यूमन काइंड में ये ऐसा इन्वेंशन था जिसने हमारी बहुत मदद करी है. आज के टाइम अगर आप सोचो तो फायर के बिना कुछ संभव ही नहीं है. फायर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में. और हम ये जानेंगे कि फर्स्ट एविडेंस, मतलब पहला सबूत फायर का हमें कहाँ पे मिला था. ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट इज द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट. सो बेसिकली इस पॉइंट में हम ये जानेंगे कि पूरी दुनिया में क्या कारण रहे थे, किस वजह से एक बदलाव आया था, क्या हुआ था हमारे आसपास के वातावरण में कि कुछ चीज़ें बदली थी. उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें बदली थी, उनको हम आगे देखते हैं. सेकंड लास्ट पॉइंट इज हु डिड द रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट डू दे टेल अस. सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में हम जानेंगे कि रॉक पेंटिंग्स किसने की थी एंड वो हमें क्या बताती है, हम उससे क्या चीज़ें जान सकते हैं. आई होप आप लोग अपनी फैमिली के साथ या स्कूल ट्रिप्स एक्सकर्शंस पे गए होंगे जिसमें आपने भीमबेटका या अजंता लोरा केव्स देखी होंगी. वहाँ पे आपको काफ़ी पेंटिंग्स के बारे में पता चला होगा, और वो भी नहीं तो आपने कुछ टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे, एपिक चैनल पे, इन सब पे आपने देखा होगा कि रॉक पेंटिंग्स आखिरकार दिखती कैसी हैं. हम उनके बारे में जानेंगे. और एट दी एंड
एक साइट है जिसका नाम है हुंसगी साइट। वो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट साइट है, हम उसके बारे में जानेंगे कि हुंसगी साइट में आखिर ऐसा क्या खास है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और अपने पहले टॉपिक को देखते हैं कि उसमें क्या है। सो वाई पीपल वर ऑन देयर मूव। जो हंटर गैदरर्स थे, दे यूज टू लिव हेयर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। सब कॉन्टिनेंट का यहाँ पे ये मतलब है द रीजन विच इंक्लूड इंडिया, प्रेजेंट टाइम इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, पूरा इंडिया की जो सदर्न टिप है वहाँ तक, उस पूरे एरिया में जो हंटर गैदरर्स की जो आपको निशानी मिलेगी वो 2 मिलियन ईयर्स अगो तक की है। मतलब वो तब इस धरती पे, इस एरिया में हंटर गैदरर्स रहा करते थे। अगर आप देख सको, जैसे मैंने आपको अभी पहले इमेज दिखाई थी, तो इस तरीके से लोग रहा करते थे उस टाइम पे। ओके स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है दे यूज टू हंट एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, एग्स एटसेट्रा। यहाँ पे हम बेसिकली अगर समझें तो हमने हंटर गैदरर्स की डाइटरी हैबिट के ऊपर पॉइंट किया कि वो खाना क्या पसंद करते थे हंटर गैदरर्स। तो उनकी जो खाएंगे तो वही ना जो लोकली उनको मिल रहा होगा, जो मौजूद होगा। तो लोकली तो वो अगर नदी किनारे रहते थे तो जानवर भी नदी किनारे आएंगे पानी पीने के लिए। और मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो नदी है वहाँ पे पेड़, इंसान और जानवर तीनों के ही सर्वाइवल के लिए बेस्ट सोर्स है। तो इसलिए वहाँ पे अच्छी अमाउंट में, एबंडेंस में आपको एनिमल्स भी मिलते थे। तो लोग उन्हीं को ही हंट करते थे और उन्हीं को ही खाते थे। और गैदर्स जो जब वो सामान को गैदर करते थे तो उसमें उन्हें फ्रूट मिल जाता था, रूट्स मिल जाती थी, नट्स, सीड्स, लीव्स और एग्स, ये सब मिल जाता था। ये सब चीज़ें उनकी डाइटरी हैबिट थी, ये उनकी डाइट थी बेसिकली। ओके स्टूडेंट, एक पॉइंट और है उस टाइम पे जो उनकी लाइफ में आपको समझना चाहिए कि जो वो ये काम करते थे वो आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। ओके, क्योंकि जो आप जानवर आज के टाइम में देखते हो, जैसे शेर हो गया, चीते हो गए, लोमड़ियाँ हो गई, ये सब जो जानवर थे ये बहुत खतरनाक हैं। और ये जानवर उस टाइम में एक साथ इंसानी सभ्यता जो आगे बनने वाली थी उनके साथ ही रहते थे। मतलब इंसान और जानवर एक साथ ही थे, एक ही जंगल में एक ही साथ। तो बहुत ही मुश्किल था इंसानों के लिए कि वो उनके साथ कोप अप कर पाएँ, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे थे जो बहुत तेज भागते थे, तो इंसान उससे कैसे बच सकते हैं। और उनका हंट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, अलर्टनेस, क्विकनेस, एक बॉडी में फुर्ती होनी चाहिए थी। तो ये कुछ ऐसी खासियत थी जो उस टाइम के लोगों में थी, उन्हें हंट करना आता था। वो हंट में बहुत ही ज़्यादा उनके पास स्पेशलिटी थी, आप समझ रहे हैं। और अगर गैदरर्स की भी बात करें तो अगर आपको एक प्लांट प्रोडक्ट भी गैदर करना है तो बच्चों आपको उसके लिए एक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो काफ़ी सारे जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हर कोई प्लांट प्रोडक्ट एडिबल नहीं होता। तो वैसे ही उस टाइम पे जो लोग थे उनको एक बहुत ही अच्छी एम्पल, एक बहुत ही ज़्यादा इनफ नॉलेज थी मौजूदा प्लांट्स की, और तभी वो उनको सेलेक्ट करके खाते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसी बात में ना एक सवाल उठता है, उसको ज़रा आंसर करने की कोशिश करो। अगर आपके दिमाग में कोई इसका आंसर आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बाकी मैं अभी इसका जवाब देता हूँ। क्वेश्चन है कि लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज हैड। डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो स्किल्स और नॉलेज बताओ जो उस टाइम की जो कम्युनिटी रही होगी हंटर गैदरर्स की, उन कम्युनिटी में जो बच्चे थे उनके पास थी। ठीक है, और वो नॉलेज और स्किल क्या हमारे पास है? तो इसका जवाब ही हमसे मांग रहा है। तो जरा सोचो, मैंने अभी वैसे बताया भी आपको कि ऐसी क्या खासियत थी उनमें। मैं बता तो चुका हूं आपको, थोड़ा सा दिमाग चलाना पता चल जाएगा। इंटरेस्टिंग है काफ़ी, ज़रा सोचो, मैं बताता हूँ। चलो, पहली खासियत तो सबसे ज़्यादा ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होंगे, बहुत ज़्यादा क्विक होंगे। वो आज के टाइम के बच्चों की तरह बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं खाते होंगे। उनकी जो डाइट थी उससे क्या था, उनकी बॉडी में एक क्विकनेस थी, हेल्दी थे, वो अपने एरिया को अच्छे तरीके से जानते थे, अपने जंगल से बहुत फेमिलियर थे। वो उनके हाथों में बड़ी जान होगी। आप देख रहे हो ना, आपने मोगली कार्टून देखा हो, ऐसे फटाफट लटक के पेड़ों पे चढ़ जाता है, इधर से उधर छलांगे लगाता है। हो सकता है उस टाइम के बच्चों में भी हो ये।
तो ये कुछ खासियत थी। उन्हें जानवरों के बारे में पता होगा, उन्हें जानवरों के नेचर के बारे में पता होगा कि अच्छा अगर ये जानवर ऐसे मुंह बना रहा है तो मतलब ये अग्रेसिव है, अभी गुस्सा है, ये हम पे हमला कर सकता है, तो चले जाओ इधर से। उन्हें ये पता होगा कि ये सीड खाने का है, ये सीड नहीं खाने का है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देख रहे हैं। पर क्या यही स्किल और ये नॉलेज आज के टाइम के बच्चों में? नहीं, क्योंकि आज के टाइम के बच्चे तो मोबाइल में पबजी खेलने में लगे हुए हैं बाहर निकलते ही कहाँ हैं। इसलिए कहते हैं कि बाहर निकलो, अपनी सराउंडिंग को जानो, अपने एनवायरनमेंट को जानो। ऑल्दो हम उनके लेवल पे तो नहीं जा सकते, वो बीते हुए दिन हो गए, लेकिन फिर भी हमारे पास वो वाली स्किल्स नहीं है कि हम जंगल से फेमिलियर हो, हम इतने ज़्यादा क्विक हो कि हम पेड़ों पे चढ़ रहे हैं ऑल। बट ये कुछ एक मेजर डिफरेंस था जो तब के बच्चों में और अब के बच्चों में है। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपको एक छोटा सा सवाल था जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, मैंने सोचा इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको ये समझ में आएगा तो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि उस टाइम पे लोगों के अंदर क्या खासियत थी, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और अब आज के टाइम में क्या है लोगों की। ओके बच्चों, ओके। तो अब अगले हम 4 ऐसे रीजन की बात करने वाले हैं जो कि बताएंगे कि हंटर गैदरर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव क्यों करते रहते थे। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट कवर करते हैं, मैं रीड करता हूं, आपको दिख रहा होगा, जैसे लिखा है, इफ स्टेड एट सेम प्लेसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, आपने ये बहुत बार अपनी मैम और अपने जो टीचर्स होते हैं उनसे सुना होगा कि अर्थ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पानी लिमिटेड है, उसको अच्छे से यूज़ करो, उसको यूटिलाइज करो। वही यहाँ पे भी बताया गया है। जो हंटर गैदरर्स थे ना बेटा, वो एक जगह पे सीमित होकर रहते थे, नदी किनारे पे, लेकिन वो एक जगह पे रुक के अगर खाते ही रहेंगे, मतलब सारी चीज़ें जो जानवर वहाँ पे मौजूद है, तो उनके सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे ना। एक समय तो ऐसा आएगा जब कोई जानवर ही नहीं बचेगा। तो इसलिए लोग क्या करते थे, दूसरी जगह पे जाते थे, वो एक जगह कभी रुके नहीं, वो अपनी जगह बदलते रहते थे। ठीक है बच्चों, तो ये उनमें से एक कारण है जिसकी वजह से वो अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह इधर से उधर जाते रहते थे। तो अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जो है दोज हु हंटेड द एनिमल्स had to follow their movements because animals move from one place to another place in search of their prey। तो बच्चों, अब एनिमल की तो प्रवृत्ति, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो तो शिकार जहाँ पे होगा उधर ही जाएगा। ठीक है, एक जगह शिकार है तो वो उसी साइड चल पड़ा। तो अब इंसानों को उन जानवरों का शिकार करना है, तो इंसानों को भी तो उसका पीछा करना पड़ेगा ना। अब जानवर कोई बहुत दूर चले गया, तो अब इंसान ऐसा तो है नहीं कि बहुत दूर वो भी पीछा शिकार करते हुए ही जाएगा, बाद में इतनी दूर चल के वापस घर आएगा। तो क्या होता था कि जानवरों की मूवमेंट के हिसाब से इंसानों की मूवमेंट भी डिसाइड होती थी, कि जिधर जानवर मूवमेंट कर रहे हैं उधर ही इंसान भी रहते थे। ठीक है, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है, पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ फूड बिकॉज प्लांट्स एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी आम सब लोग खा रहे होंगे, छिक्के का आम खा रहे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सबके घर में आम भरे हुए होंगे, कोई आम खा रहा होगा, कोई दूसरा फ्रूट खा रहा होगा। लेकिन एक चीज़ बताओ, आपने कभी नोटिस करा कि आम एक सीज़न में मिलता है, संतरा एक सीज़न में मिलता है, अमरूद एक सीज़न में मिलता है। जो फ्रूट्स हैं उनके भी अपने एक सीज़न है कि वो उस टाइम पे मिलेंगे आपको, और पहले भी यही था। तो जो वो हंटर गैदरर्स थे, उन्हें पता था कि कौन सा जो फूड प्रोडक्ट है, कौन सा जो प्लांट या ट्री से हमें कोई चीज़ मिलती है, वो कौन से सीज़न में उगती है, कौन से सीज़न में हमको मिलेगी। तो वो सीज़न टू सीज़न एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, ताकि अगर एक सीज़न में उन्हें कोई चीज़ मिल रही है प्लांट से, तो वो उस सीज़न में उस एरिया पे चले जाएंगे। जब वहाँ पे वो चीज़ मिलनी बंद हो जाएगी, वो दूसरी जगह आ जाएंगे। ठीक है, एंड हमारा लास्ट पॉइंट, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तीनों को पानी की ज़रूरत है, तीनों को। वाटर जो होता है वो लेक में मिलता है, नदी में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है। अब जो नदियाँ होती हैं ना, कुछ नदी तो ऐसी होती हैं जो कि पूरे साल आपको भरी हुई मिलेंगी। कुछ नदियाँ होती हैं सीजनल बच्चों, मतलब एक सीज़न में ही उनमें पानी आता है, मतलब जैसे मानसून आया तो वो नदी भर गई। तो अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सम रिवर्स आर सीजनल इन नेचर विच मीन्स नो कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब समझो इसका मतलब कि अगर वो सीजनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर वक्त पानी नहीं रहेगा उसमें, पूरे सीजन में पानी नहीं रहने वाला कि पूरे साल आप सोचो पानी मिलेगा। तो इसी की वजह से जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे। ठीक है बच्चों, तो हमने अपना पहला टॉपिक कवर कर लिया बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई भी आपको डाउट हो
अभी मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो, मैं आपको क्लियर करूँगा और अभी आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट हंटर गैदरर्स हैड यूज्ड। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। जिनको नहीं पता है वो आई बटन में जाओ और आई बटन में जाके फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन है। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनको हंटर गैदरर्स यूज करते थे। अब वो कौन से ऑब्जेक्ट है बच्चों, सोचो जरा। चलो मैं ही दिखाता हूं। वो ये हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 4 अलग अलग तरीके के पत्थर। असल में ये सिर्फ पत्थर नहीं है ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों को हंटर गैदरर्स ने टूल के तरीके से यूज़ किया, एक औजार के तरीके से। अब जानते हैं कि वो कहाँ पे यूज़ करे गए थे। ये इसका जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि दे मेड देयर टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। आउट ऑफ देम स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड लास्ट। इसका मतलब कि जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने अपने टूल बनाए स्टोन से, वुड से और बोन से, जिनमें से अभी तक स्टोन के जो पत्थर, जो मतलब जिनमें से अभी तक जो स्टोन के टूल्स हैं वो अभी तक हमारे पास मौजूद हैं। क्योंकि वो बहुत ऑब्वियसली, मैंने आपको जैसे पिछले चैप्टर बताया था कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो बहुत लास्ट लॉन्ग करती है। क्यों? क्योंकि वो पत्थर पे लिखी गई हैं। वैसे ही जो पत्थर है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है बच्चों, तो इसलिए वो अभी भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो वुड और बोन थी वो टूट गई, या कीड़े खा गए, या मतलब मिट्टी के साथ मिल गई, ख़त्म हो गई। तो काफ़ी सारे रीज़न है। लेकिन जो औजार जो पत्थर के बने हुए थे वो अभी भी हमारे पास मौजूद है। अब उसमें कुछ इनका यूज़ बताया हुआ है इन टूल्स का, वो देखते हैं कि यूज़ क्या था इन टूल्स का। आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा कि इस साइड पे जो पहली इमेज है उसमें कि कुछ जैसे एक ट्री के साथ में कुछ ऐसे डिग कर रहा है, ठीक है, वो असल में सीड्स निकाले जा रहे हैं। एंड सेकेंड इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक एनिमल फ्लैश निकाला जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात कर ली कि टूल का यूज़ क्या था। अब पॉइंट भी पढ़ लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, वो है दीज टूल्स आर यूज टू कट मीट और फ्लैश फ्रॉम डेड एनिमल बॉडीज। मतलब ये टूल काम आते थे जो मरे हुए जानवर थे उनकी बॉडी पे से मीट और फ्लैश उतारने में, या फिर जो पेड़ का जो तना होता है उसको खुरचने में, या फिर फ्रूट काटने में, या फिर रूट्स निकालने में, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है बच्चों, लेकिन अब अगले पॉइंट में देखो, सम स्टोन टूल्स हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। मतलब कुछ जो स्टोन टूल्स थे उनको अटैच कर दिया गया एक हैंडल में। जैसे अभी आपने हैमर देखा होगा, हैमर में एक पीछे एक हैंडल होता है, ठीक है, और आगे एक बॉडी होती है। तो वैसे ही एक हैंडल अटैच कर दिया गया, किसका, हड्डियों का या फिर लकड़ियों का, जिससे उन्होंने स्पीयर और एरो बनाए अपनी हंटिंग के लिए। ठीक है, तो अब बच्चों अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। ये मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि लोग जो थे उस टाइम के हंटर गैदरर्स जो थे वो अपनी लोकेशन कैसे चूज करते थे, कहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम वही पढ़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट अगर आप पढ़ो, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वेयर हंटर गैदरर्स हैव लिव्ड वर क्लोज टू सम वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स एंड लेक्स। इसका मतलब वो ज़्यादातर जगह जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे वो किसी रिवर या किसी लेक के बहुत ही पास थी। अब इस अपनी स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई करता हूँ, आप अपनी बुक में भी देखना, ये मैप मिलेगा आपको। तो देखो बच्चों, इसमें जितनी भी मेजर साइट्स हैं, पैलेलिथिक साइट, आपको पैलेलिथिक साइट दिख रही होंगी जिनके आगे ट्राइंगल बना हुआ है, वो ज़्यादातर देखना बेटा आप सारी नदियों किनारे हैं, सारी नदी के किनारे हैं। तो इससे मेरी वो वाली स्टेटमेंट जो अभी जो मैंने बोली है वो जस्टिफाई होती है, वो सही होती है कि ज़्यादातर हंटर गैदरर्स नदी किनारे रहते थे। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट है, एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट फॉर हंटर गैदरर्स they tried to settle around the places where good quality stone was easily available। मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्टोन टूल्स का कितना ज़्यादा महत्व था, कितनी ज़्यादा जगहों पे वो यूज़ आते थे, उससे आप इस चीज़ को समझो कि स्टोन टूल्स जो थे वो हंटर गैदरर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसलिए वो ऐसी जगहों पे सेटल हुए
जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन आसानी से मिल सकता था उनको, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इज प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। मतलब अच्छा, मतलब छोड़ो, पहले हमें ये बताओ फैक्ट्री का आपको क्या समझ में आता है फैक्ट्री से? फैक्ट्री बच्चों, आपने यही सुना होगा कि फैक्ट्री से कोई चीज़ें बन के आती हैं, जहाँ पे चीज़ें बन रही होंगी, है ना। तो वही यहाँ पे भी है वो प्लेसेस जहाँ पे पत्थर मिले हैं और जहाँ पे ये टूल बना करते थे, जहाँ पे उन टूलों को बनाया जा रहा था, उन जगहों को फैक्ट्री साइट्स बोला गया है, ठीक है। उन साइट्स के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी थी वो, उनको आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है वी कैन फाइंड मैनी स्मॉल डिस्कार्डेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन एंड टूल विच वर नॉट परफेक्ट एट द फैक्ट्री साइट। तो अब हमें पता कैसे चला था कि ये फैक्ट्री साइट है? वो हमें इसी पॉइंट से पता चल रहा है कि हमें उस जगह पे कुछ ऐसे डिस्कार्डेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन मिले थे, मतलब जैसे जो पत्थर के टुकड़े जो कि यूज के नहीं रहे थे उन्हें वहां पे घेर दिया गया। वो हमें ये बताता है कि यहाँ पे पहले कभी ना कभी टूल बनाए गए होंगे पत्थर के, समझ रहे हो आप। अब इसी का ही जो अगला पॉइंट है वो है कि अब एक दूसरी चीज आने वाली है, उसको ध्यान से सुनना। एक होगी फैक्ट्री साइट, अब दूसरी है पीपल ऑल्सो यूज टू लिव देयर। दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब यहाँ पे आप देखो कि वो जगह है जहाँ पे लोग रहते भी थे और जहाँ पे पत्थर के औजार भी बना करते थे, उन साइट्स को हमने बोला हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। मतलब वो पर्टिकुलर साइट जो थी वो रहने के लिए भी परफेक्ट थी, इसलिए उसको हैबिटेशन बोला, और पत्थर के औजार बनाने के लिए भी परफेक्ट थी, तो हमने उसको बोला हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ठीक है। अब जैसे आपको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट तो पता चल गई, अब हमें जानना है कि हैबिटेशन साइट्स क्या थी। हैबिटेशन साइट्स वही थी जहाँ पे लोग रहा करते थे, जैसे आपकी केव हो गई, आपके रॉक शेल्टर हो गए, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो बच्चों है भीमबेटका का। भीमबेटका आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, वो असल में मध्य प्रदेश में है और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हैबिटेशन साइट्स का, वहाँ पे लोग रहते थे। और अगर आप लोगों ने उसके बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप YouTube पे ही सर्च करिएगा भीमबेटका केव्स के बारे में, तो आपको उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी। और अगर आपको भीमबेटका केव्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। इसमें हम टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि जो टेक्निक्स यूज हुआ करती थी स्टोन टूल बनाने में। दो टेक्निक्स हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली टेक्निक है स्टोन ऑन स्टोन। अब मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ कैसे है, साथ साथ आप भी पढ़िएगा, ये सब आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप अभी मेरी बात सुनिए ध्यान से। हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड, जिसको बोला जाता था कोर। यहाँ पे वो पेबल मतलब एक पत्थर जिसमें से टूल बनना था, उसको वॉज हेल्ड इन वन हैंड, उसको एक हाथ में लिया जाता है। अनदर स्टोन विच वॉज यूज्ड एज अ हैमर वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड। दूसरा पत्थर जिसको आप अपने दूसरे हाथ में लेते हो, जिसको आप हैमर की तरह यूज करने वाले हो, उसको आप यूं पकड़ते हो और एक हाथ से दूसरे पत्थर को यूं पकड़ते हो। सेकेंड टूल वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट। ये आपका सेकेंड टूल्स था जिसको आपने हैमर की तरह पकड़ा हुआ है, और ये आपका फर्स्ट टूल है। सेकेंड टूल को आप स्ट्राइक करते हो, ऐसे जोर जोर से मारते हो ताकि कुछ उसके फ्लेक्स निकले, तब तक निकले जब तक वो एक रिक्वायर्ड शेप ना ले ले जो आपको चाहिए, जैसा आपको टूल चाहिए। बच्चों ये टेक्निक आपको मैं इमेज में भी दिखा सकता हूँ, आप देख सकते होंगे। इस तरीके से मारा जाता था ताकि एक शेप ऑब्टेन हो जाए जो कि हमें टूल के लिए चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों दूसरे टेक्निक की बात करते हैं जो है प्रेशर फ्लेकिंग। इसमें जो आपका कोर था उसको नीचे प्लेस किया जाता था फर्म सरफेस पे, और जो हैमर स्टोन था उसको एक बोन और स्टोन की तरह यूज करके, मतलब उस कोर वाले पे मारा जाता था, प्लेस किया जाता था, ताकि जो उसके छोटे छोटे फ्लेक्स हैं वो निकल के आए। तो बस ये दोनों टेक्निक्स आपको याद रखनी है कि स्टोन ऑन स्टोन क्या होती है और प्रेशर फ्लेकिंग क्या होती है। स्टोन ऑन स्टोन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, प्रेशर फ्लेकिंग फिर भी उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन स्टोन ऑन स्टोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई थी उस टाइम पे, जो कि ज़्यादातर पाई गई है आर्कियोलॉजिस्ट को
कि इस तरीके से टूल्स बनाए गए थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। इस पॉइंट में हम कुरनोल केव्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुरनोल केव्स आप मैप में देखेंगे कहाँ पर है, लोकेट करिए, वहाँ पे एक ट्राइंगल बना होगा, उधर पैलियोलिथिक साइट्स लिखा हुआ होगा। असल में कुरनोल केव्स आपको आज के टाइम में आंध्र प्रदेश में मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं कि जो फायर है वो उस टाइम पे काम क्या आती थी, पर्पस क्या रहा होगा फायर का। तो इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जो कि है एज अ सोर्स ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट का सोर्स थी फायर। उसको जला के लोग जानवरों को डराया करते थे। कभी कोई चीज़ उनको समझ नहीं आ रही तो लाइट जला के देखते थे कि वो क्या है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज टू कुक मीट। मीट बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था, मीट पकाने के लिए, क्योंकि कच्चा खाया गया है पहले मीट भी, लेकिन बाद में इंसान पकाने लग गया था। ओके स्टूडेंट्स, एंड द थर्ड पॉइंट इज टू स्केयर अवे एनिमल्स, मतलब जानवरों को डराने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे मैंने बात की थी कि इन्वायरमेंट में चेंज कैसे आया। इसमें अगर हम पहला पॉइंट पढ़े तो वो है 12,000 ईयर्स अगो सम मेजर चेंजेस टुक इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब 12,000 साल पहले पूरी दुनिया के क्लाइमेट में कुछ मेजर चेंजेस आए और जो क्लाइमेट है वो गर्म हो गया। जब क्लाइमेट गर्म हुआ तो उसने एक अच्छी कंडीशन, एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराई ग्रासलैंड्स को, मतलब घास के हरे भरे मैदानों को। एक हरा भरा मैदान पूरी दुनिया भर में देखने को मिला जो कि डेवलप हुआ था। आप यहाँ पे पॉइंट में देख पा रहे होंगे, अभी हम थर्ड पॉइंट पे हैं, जिसकी वजह से जब ग्रास उग गई तो जानवर तो आएंगे, तो डियर, एंटेलोप, गोट्स, शीप एंड कैटल, इनकी तादाद भी बढ़ी, क्योंकि जब उनको फूड मिल रहा है तो अच्छे से वो रिप्रोड्यूस करेंगे, उनके बच्चे पैदा हो रहे थे और एक बहुत ज़्यादा अमाउंट इन जानवरों की भी आपको देखने को मिली। फोर्थ पॉइंट इज दोज हु यूज्ड टू हंट दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम एंड लर्नड अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड ब्रीडिंग सीजन। जो लोग इन जानवरों को फॉलो करते थे उन्होंने इनकी फूड हैबिट सीखी और इनकी ब्रीडिंग सीजन देखे, मतलब कि ये क्या लोग खाते हैं और कब इनके बच्चे पैदा होते हैं। और जब ये सब वो करने लगे तो एक तरीके से इन लोगों ने उन्हें पालना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, और तभी से ही इंसान एक सेटल लाइफ भी जीने लग गया, छोटे छोटे गांव बसने चालू हो गए। एंड लास्ट पॉइंट इज different grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent and people learned about the seeds where they grew and when they ripened। मतलब अलग अलग ग्रेन्स जो थे वो उगने चालू हुए, जैसे कि वीट, बार्ले एंड राइस, खुद ही अलग अलग जगहों पे। और जब वो उगे तो लोगों ने देखा कि अच्छा यार ये मतलब ये कब उग रहे हैं, इनका सीजन क्या है, ये कब पकते हैं। और इस तरीके से इंसान ने एक सेटल लाइफ जीनी चालू करी, उसे ग्रेन्स के बारे में पता चला, जानवरों के बारे में पता चला। तो कह सकते हैं कि 12,000 साल पहले एक इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज आया था जिसकी वजह से इंसानों पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा था। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है हु डिड द रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट डू दे टेल अस। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप उसको पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे, उसमें लिखा है अर्ली मैन यूज्ड टू पेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द केव। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। जो हमारे अर्ली मैन थे, जो हंटर गैदरर्स थे, वो अपनी गुफाओं की दीवारों पर पेंट किया करते थे। उसका कुछ बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही आपको भीमबेटका केव देखने को मिलेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पे बहुत ही अच्छी केव पेंटिंग्स हो रखी है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो केव पेंटिंग्स थी, क्या ये सिर्फ पुरुष बनाते थे, मतलब मेल, या फिर फीमेल भी? तो ये स्टिल एक मैटर है जिसके ऊपर रिसर्च करी जा रही है, पर फिर भी ये माना गया है कि कुछ काम जो थे वो डिवाइडेड थे और कुछ ये सारे साथ में मिलकर करते थे, मेल और फीमेल। मतलब पहले ऐसा नहीं था कि फीमेल को वो बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ खाना बनाओ, हम शिकार करने जाएंगे, ऐसा नहीं था, पर काफ़ी जगहों पे देखने को भी मिला है। तो इन पेंटिंग्स में अगर आप सेकंड पॉइंट पे आओ, वो लिखा है कि दीज पेंटिंग्स शोज वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग्स, गैदरिंग्स विच वर ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। मतलब इन पेंटिंग्स में एनिमल, हंटिंग, गैदरिंग्स और ऐसे कुछ दृश्य दिखाए गए थे जो कि बहुत ही एक्यूरेसी और स्किल से बनाए गए थे। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपको 2 बुल दिख रहे हैं और वो कितनी ही परफेक्शन के साथ बनाए गए हैं और वो अभी तक खड़े हुए हैं। मतलब वो अभी भी वैसी की वैसी पेंटिंग है। सोचो उनमें कलर क्या यूज़ किया गया होगा। अब बच्चों, बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है,
लेकिन हमारा फिर भी यही मोटिव रहता है कि आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए होंगे वो बहुत ही पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसे ही सुनते रहोगे तो आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। और अब ख़त्म भी होने वाली है हमारी वीडियो, क्योंकि आखिरी टॉपिक रह रहा है जिसमें हम बात करने वाले हैं हुंस्की साइट के बारे में। हुंस्की साइट बच्चों असल में अभी प्रेजेंट टाइम में आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कर्नाटका में आप हुंस्की साइट को लोकेट करिएगा। और अब इसका पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। वो है अ नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन हुंस्की। हुंस्की में काफ़ी सारी पैलियोलिथिक साइट्स मिली थी। पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये दे देते हैं। पैलियोलिथिक साइट्स वो थी जहाँ पे आपको पुराने औजार मिले थे। ओल्ड पैलियोलिथिक को अगर आप ब्रेक करोगे तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अगला पॉइंट को देखते हैं। एट सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सोर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज वर फाउंड। कुछ साइट पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में टूल्स मिले हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटी में यूज़ करे जाते होंगे। ये जो साइट्स थी ज़्यादातर हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों के प्रूफ मिले हैं कि लोग वहाँ पे रहते भी थे और वहाँ पे औजार भी बनाए जाते थे। ज़्यादातर जो औजार वहाँ पे हमें मिले हैं बच्चों वो लाइमस्टोन से बनाए गए हैं, क्योंकि वही वहाँ पे लोकली वहाँ पे जो हंटर गैदर्स थे उनको मिल पाता था, क्योंकि वहाँ पे जो लाइमस्टोन है वो अच्छी मात्रा में मौजूद है। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज सम ऑफ दीज साइट्स वर क्लोजर टू स्प्रिंग्स। ज़्यादातर साइट्स होती है वो स्प्रिंग्स से क्लोजर थी। और ये मैंने आपको पहले बताया है कि जो सेटलमेंट्स होती थी वो हमेशा नदी या किसी झरने या स्प्रिंग्स इनके आसपास ही होती थी, क्योंकि वो एक अच्छा सोर्स था। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो एक कह सकते हैं जो सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म हुआ है। मैंने बहुत बड़ी वीडियो खींच दिया है आई नो, बट आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप यहाँ तक आए हो। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट रहे, एनीथिंग, कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं तुरंत आपको उसका जवाब दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन एंड आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। कोई चीज़ ना समझ में आई हो कमेंट करना, मेरे को बताना, मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, ठीक है, ताकि हम आपको अगली वीडियोस लाके दिखा पाएँ, आपको समझा पाए। बट मेक श्योर, मेक इट अ पॉइंट टू सब्सक्राइब लेसन पॉइंट। थैंक यू।